तो हम क्या देखेंगे भाई, स्पर्मेटोजेनेसिस निम्न प्रावस्थाओं में विभक्त किया जा सकता है। यानी पूरी प्रक्रिया स्पर्म के बनने की पूरी प्रक्रिया जो है इसे कितनी प्रावस्थाओं में, 3 प्रावस्थाओं में बांटा गया। पहले क्या होता है, उसके पश्चात क्या होगा, उसके पश्चात क्या होगा। देखो, सबसे पहली अवस्था है गुणन प्रावस्था यानी मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरी अवस्था है भाई वृद्धि प्रावस्था। तीसरी है परिपक्वन प्रावस्था। ठीक है भाई। अब गुणन प्रावस्था के बारे में देखो, ये भाई शुक्राणु और अंडाणु में दोनों में सेम है, बिल्कुल कुछ भी अंतर नहीं है, सेम है बिल्कुल। अब देखो आप गुणन प्रावस्था, इसके अंतर्गत जनन एपिथेलियम की सक्रिय कोशिकाओं में शुक्राणु निर्माण के लिए समसूत्री विभाजन प्रारंभ होता है। मैंने आपको पहले बताई थी बात कि भाई सबसे पहले समसूत्री विभाजन होगा और बार बार होते रहने से जब समसूत्री विभाजन बार बार होगा काफ़ी संख्या में द्विगुणित संतति कोशिकाएं निर्मित हो जाती हैं। ठीक है भाई, यानी इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। जब बार बार समसूत्री विभाजन होएगा, एक कोशिका से 2 कोशिकाएं तो बनेंगी, तो उसे 4, 4 से 8, 8 से 16, इसी तरह कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार निर्मित कोशिकाओं को शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। यानी समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनी जो कोशिकाएँ होंगी एपिथेलियम कोशिकाओं से जो बन रही है उसे बोल लेंगे स्पर्मेटोगोनिया। अतः इस प्रावस्था को गुणन प्रावस्था कहते हैं। गुणन प्रावस्था इसलिए बोला क्योंकि इसमें केवल ये संख्या में वृद्धि कर दी और कुछ नहीं हुआ, समसूत्री विभाजन के द्वारा संख्या में केवल वृद्धि करी। अब दूसरी अवस्था है वृद्धि अवस्था। अब जो ये कोशिकाएं बनी या क्या करेंगे भाई, वृद्धि करेंगे अपने आकार में, क्योंकि ये क्या करते हैं, जीव द्रव्य एकत्रित करेंगी कोशिकाएँ, अपने जीव द्रव्यों की संख्या में यानी मात्रा में वृद्धि करेंगी, तो इससे कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होगी। तो देखो भाई, इसमें शुक्राणुजन या स्पर्मेटोगोनिया जो ऊपर बना गुणन प्रावस्था में स्पर्मेटोगोनिया, वो पोषक पदार्थों को क्या करता है, इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के कारण ये आकार में क्या कर लेता है भाई, वृद्धि कर लेता है। तो आकार में वृद्धि करने के अवस्था को हम क्या बोल लेंगे भाई, वृद्धि अवस्था। मतलब जब ये वृद्धि कर लेते हैं तब जो संरचना बनेगी उसे बोलेंगे हम पूर्व शुक्राणु। क्या बोलेंगे इसे भाई, पूर्व शुक्राणु। इस प्रावस्था को वृद्धि प्रावस्था कहते हैं। अब तीसरी प्रावस्था है परिपक्वन प्रावस्था। ठीक है भाई, गुणन प्रावस्था भी होगी, वृद्धि प्रावस्था भी होगी। इसके अंतर्गत 2 विभाजन होते हैं, प्रथम परिपक्वन विभाजन और द्वितीय परिपक्वन विभाजन। आपको पता है अर्धसूत्री विभाजन 2 अवस्थाओं में पूरा होता है हमेशा ही। प्रत्येक अवस्था में 2 कोशिकाएं बनती है, तो दोनों प्रावस्थाओं से मिलकर एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है भाई, आपने अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा था, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा था कक्षा 11 में। तो इसी तरह ये अर्धसूत्री विभाजन होगा परिपक्वन प्रावस्था में। पूर्व शुक्राणु कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के कारण 2 अगुणित संतति कोशिकाएं बनाती हैं। ये बनती है, लिख रहा है भाई यहाँ, इसे बनाती है करना, जिन्हें द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं या द्वितीय स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। अब दूसरे में देखो भाई, इसमें देखें, अब प्रत्येक अगुणित द्वितीय शुक्राणु कोशिका या द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के पश्चात ये 2 अगुणित संतति कोशिकाएं निर्मित हो जाती हैं। इन्हें क्या कहते हैं, पूर्व शुक्राणु कहते हैं। अब देखो स्पर्मेटिड्स का शुक्राणु में कायांतरण। अब स्पर्मेटिड्स तैयार हो गया भाई, स्पर्मेटिड तैयार होने के पश्चात अब इसका कायांतरण होगा, मतलब इसकी शारीरिक बनावट में परिवर्तन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। क्या होगा, मतलब काया में अंतर, शरीर में परिवर्तन होगा। इस प्रक्रिया में अचल एवं गोलाकार पूर्व शुक्राणु अब चल और धागेनुमा शुक्राणु में बदल जाता है, क्योंकि ये उसकी पूंछ का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, पूंछ का। अब आपको पता है जब उनमें फ्लैजिला बन जाएगा या एक पूंछ बन जाएगी तो वो गति करेगा, चल हो जाएगा। हमेशा नरयुग्मक गतिशील होते हैं, चल होते हैं, इसलिए तो होते हैं, समझ गए। इसकी अर्थात इसकी शारीरिक बनावट बदल जाती है तथा यह पूर्व शुक्राणु आवश्यकता से अधिक कोशिका द्रव्य को बाहर निकालता है, जिससे केंद्रक ठोस होकर सिर का निर्माण करता है। केंद्रक तो गोल हो जाता है और जो बाहर निकला हुआ जो इसका भाग होता है भाई, जो कोशिका द्रव्य बाहर निकलता है वो पूंछ का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, पूंछ का निर्माण करता है, जिससे एक शुक्राणु जो होता है वो लंबा और टेडपोल के समान दिखाई देता है, जिसमें एक सिर होता है और एक पूंछ होती है। तो ये बात आपको समझनी है। अब देखिए, इस चित्र के माध्यम से आप समझेंगे। इस चित्र को हम बुक में से बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे क्योंकि ये गंदा हो रहा। तो हम देखेंगे भाई, ये है तीनों अवस्थाओं का डायग्राम।
तीनों अवस्थाओं के डायग्राम में क्या है, थोड़ा बड़ा कर लेंगे तो देखो भाई, आप यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन फेज है यानी गुणन प्रावस्था है, ग्रोथ फेज है, ग्रोथ अवस्था यहाँ से लेकर के यहाँ तक की है, और तीसरी अवस्था जो है मैचुरेशन फेज है यानी परिपक्वन प्रावस्था है। तो ये तीन तो हैं प्रावस्थाएं, ये तीनों प्रावस्थाएं हैं जो हमने अभी बताई थी पीछे। और ये है रूपांतरण, ये जो नीचे दिखा रखा है ये वाला, ये है कायांतरण यानी स्पर्मेटोजेनेसिस जो है, इसमें शुक्राणु, गोल शुक्राणु जो है स्पर्मेटोगोनिया जो बना था, ये एक कायांतरण हो जाता है लंबे टेडपोल के समान शुक्राणु में। ठीक है भाई, देखो यहाँ हम देखेंगे, समझेंगे इसे। ये जनन एपिथीलियम कोशिका है भाई, यहाँ लिख रहा है जर्मिनल एपिथीलियम सेल यानी जनन एपिथीलियम कोशिका। किसकी है यह, हम शुक्राणु की पढ़ रहे हैं, तो ये किसकी है भाई, वर्षण की है, वर्षण की जनन एपिथीलियम कोशिका है। इसमें सबसे पहले कौन सा विभाजन होगा भाई, समसूत्री विभाजन होगा। तो यहाँ माइटोसिस दिखा दिया। समसूत्री विभाजन में हमेशा जो कोशिकाएं होती हैं वे समान गुणसूत्र वाली होती हैं, इनमें गुणसूत्रों की संख्या 35 के समान होती है। द्विगुणित थी तो द्विगुणित ही बनेगी कोशिकाएं, संख्या में वृद्धि करेंगी ये, तो इन्होंने काफ़ी सारी द्विगुणित कोशिकाएं निर्मित कर ली। तो ये तो अवस्था थी गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था में ये अपनी समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करेंगी और स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण कर लेंगे। यही तो बात बताई हमने। अब देखो भाई, अब वृद्धि प्रावस्था में ये क्या करेंगे, अपना जो कोशिका द्रव्य है उसमें वृद्धि करेंगी। ये छोटी कोशिकाएं आकार में वृद्धि कर लेंगी। तो यहाँ थोड़ा साइज बढ़ गया इसका, देखो ये कोशिकाएं छोटी थी, यहाँ बड़ी होगी, यहाँ साइज बढ़ गई, तो इसे बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है भाई, इसे बोलते हैं फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन ऑफ मियोसिस सेकेंड। अब मियोसिस यहाँ से शुरू हो जाता है, यहाँ अर्धसूत्री विभाजन होगा। ये है आपकी मैचुरेशन प्रावस्था। मैचुरेशन प्रावस्था में अर्धसूत्री विभाजन होगा और द्विगुणित कोशिकाएं अगुणित कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। एक कोशिका से 4 कोशिकाएं निर्मित हो जाते हैं, इन्हें कहते हैं हम युग्मक। क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ही किसका निर्माण होता है भाई, युग्मकों का निर्माण होता है। अब ये देखो यहाँ पे गोलाकार है, हमारे पास जो ये संरचनाएं बनी जिन्हें हमने क्या बोला, स्पर्मेटोसाइट। ये स्पर्मेटोसाइट जो हैं ये गोलाकार संरचना के रूप में, ऐसे गोलाकार संरचना के रूप में कभी भी शुक्राणु गति नहीं कर सकता, वो अचल रहेगा, अंडाणु के समान रहेगा। यहाँ तक की अवस्था अंडाणु के समान है। लेकिन अब आती है रूपांतरण अवस्था। रूपांतरण अवस्था में क्या होता है, गोलाकार जो शुक्राणु है स्पर्मेटोसाइट है वो लंबे शुक्राणु में यानी स्पर्मेटेड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये बात समझ में आई सभी विद्यार्थियों की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। शुक्राणु जनन ऐसे ही अंडाणु जनन है, सेम टू सेम, कुछ भी अंतर नहीं है, वही वर्ण है, वही विभाजन होंगे। जो चक्र भी पूरा का पूरा सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि बन रहे युग्मक ही जोड़ीदार अंगों में ही बन रहे। एपिथीलियम दोनों में सेम है, नर में भी और मादा में भी एपिथीलियम सेम है। समझ के भाई, तो इसलिए दोनों विभाजन बड़े आसान हैं, दोनों को अच्छे तरीके से समझ सको आप। पढ़ के देखना, मादा जनन तंत्र को भी, मादा युग्मक जनन जो होगा सब पढ़ के देखियो, समझ में आया। ठीक है, नहीं तो वीडियो बना के हम भेज ही रहे हैं। ठीक है, तो नई वीडियो के साथ में मिलेंगे फिर। जय हिंद, जय भारत।